ठंड में किसान गांव का सब्जी का व्यापार। कहते हैं किसान का सबसे बड़ा दुश्मन मौसम होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन होती है हताशा। जब उम्मीद की हर किरण बुझ जाए तब इंसान क्या करे। ये कहानी सिर्फ खेती की नहीं, ये कहानी है रिश्तों की खाद और विश्वास के पानी से बंजर नसीब को बदलने की। कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है, नीलकंठ टेकरी पर, वो जगह जिसे गांव वाले शापित मानते हैं। वहां बर्फीली हवाएं किसी भूखे भेड़िए की तरह चीख रही हैं। 3 औरतें, कावेरी, नैना और गौरी, एक कच्चे टेंट को उड़ने से रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही हैं। जीजी, रस्सा कस के पकड़ो, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। अगर ये टेंट उखड़ गया तो अम्मा जी का ताना सच हो जाएगा कि पहाड़ पर सिर्फ मौत और भूत बसते हैं। गौरी, खबरदार जो रास्ता छोड़ा। अम्मा जी का डर अपनी जगह है, पर हमारा हौसला अपनी जगह। ये टेंट सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, हमारी इज्जत है। नैना, मुन्नी ने जो प्लास्टिक भेजा था वो गोभी के ढेर पर डाल जल्दी, ओले गिरने वाले हैं। नैना फुर्ती से काम करती है, उसका चेहरा ठंड से लाल हो चुका है। डाल दिया जीजी, मुन्नी ना होती तो हमें यहाँ राशन कौन पहुँचाता। असली भूत ये तूफान नहीं, वो गरीबी है जो नीचे गांव में हमारा इंतजार कर रही है। अगर आज हम हार गए तो कल हमारे बच्चे भूख से हार जाएंगे। उनकी आंखों में डर नहीं, आग थी, एक ऐसी आग जो बर्फ को भी पिघला दे। लेकिन ये आग जली कैसे? आइए चलते हैं 6 महीने पीछे, सूखापुर गांव में। घर के आंगन में मातम जैसा सन्नाटा था। दोपहर का वक्त था, लेकिन चूल्हा ठंडा पड़ा था। रेवती देवी खाली कनस्तर को जमीन पर पटकते हुए बड़बड़ा रही थी। उनकी आवाज में गुस्सा कम, बेबसी ज्यादा थी। हे भगवान, अब क्या पत्थर उबाल कर खिलाऊं इन मर्दों को? मेरे सुहाग की निशानी ये जमीन अब जहर उगल रही है। खेत से जो सब्जी आती है उसे काटने बैठो तो अंदर से इल्लियां निकलती हैं। पड़ोसन पूछ रही थी, रेवती, आज घर से छौंक की खुशबू क्यों नहीं आ रही? क्या जवाब दूं उसे? बहुओं, ओ बहुओं, क्या पका है आज? या आज भी पानी पीकर सोना है? अम्मा जी, वो ही बची कुची खिचड़ी है। सब्जी तो सारी सड़ गई थी। मैंने कोशिश की थी छांटने की, पर कुछ नहीं बचा। रेवती, चिल्ला मत, किस्मत ही फूटी है हमारी। दीवारें सुनने लगी हैं अब। सूरज मंडी गया था सुबह से, अभी तक नहीं लौटा। मेरा दिल घबरा रहा है। तभी बाहर लोहे का गेट बजता है। सूरज, आकाश और रवि घर में दाखिल होते हैं। उनके कंधे झुके हुए हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठा रखा हो। उनके पीछे पीछे गांव का मंगत काका भी चला आता है, जिसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है, वो मुस्कान जो दूसरों की बर्बादी पर आती है। सूरज गमछे से पसीना पोंछता है, अब पिता की नजरों से बचते हुए। बाबा, पानी। पानी बाद में पीना सूरज, पहले बता, आरती ने क्या भाव दिया? साहूकार का ब्याज देना है अगले हफ्ते। भाव? बाबा, उन्होंने तो माल उतारने से भी मना कर दिया। आरती ने भरी मंडी में कहा, सूरज बाबू, ये सड़े हुए बैंगन और कीड़े वाली गोभी लेकर क्यों आते हो? इसे तो जानवर भी ना खाए। बाबा, उसने हमारी सब्जी नाली में फेंकवा दी। अरे रामदीन, मैंने तो पहले ही कहा था, तेरे पाप सामने आ रहे हैं। सुना, तेरी बहुएं अब शहरी बाबू की तरह नए नखरे दिखा रही हैं। कल पनघट पर कावेरी कह रही थी कि पहाड़ पर खेती करेंगे। समझा ले इन्हें, वरना गांव में नाक कट जाएगी। औरतें अब खेत जोतेंगी, वो भी उस शापित टेकरी पर। जहां आदमी जाने से डरता है, वहां ये कल की छोकरियां जाएंगी। क्या मंगत भाई साहब क्या कह रहे हैं? तुम तीनों के दिमाग फिर गए हैं क्या? वो टेकरी शमशान जैसी है, वहां जाकर मरना है क्या? और लोग क्या कहेंगे कि रामदीन की बहुएं अब आवारा होकर पहाड़ों पर घूम रही हैं। मेरी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिलाओगी? अम्मा जी, इज्जत तो तब मिट्टी में मिल गई जब सूरज जी को मंडी में जलील होना पड़ा। इज्जत पेट नहीं भरती। मुन्नी बीच में बोलते हुए अपनी भाभियों के बचाव में आगे आती है। माँ, कावेरी भाभी सही कह रही हैं। लोग तो तब भी कहेंगे जब हम भूखे मरेंगे। भाभियाँ सही कह रही हैं। नीचे की जमीन बीमार है, उसे इलाज चाहिए, और ऊपर की हवा साफ है।
मैंने किताब में पढ़ा है, ठंडे इलाकों में गोभी और ब्रोकली बहुत अच्छी होती है। हम रिस्क क्यों नहीं ले सकते? तू चुप कर बैरिस्टर की औलाद, बड़ों के बीच में मत बोल। तुझे क्या पता दुनियादारी का? अम्मा जी, मुन्नी सही कह रही है। हम पहाड़ी हैं। हमारे मायके में हम पत्थरों के बीच से हरियाली निकालते थे। यहाँ गर्मी और उमस से फसल खराब हो रही है। देखिए, विज्ञान सीधा है। कीड़े गर्मी में पनपते हैं, ठंड में नहीं। उस टेकरी पर कुदरती कोल्ड स्टोरेज है। हमें बस एक मौका दीजिए। अगर हम फेल हुए तो जिंदगी भर घूंघट में रहकर वही करेंगे जो आप कहेंगी। मैं अपना एग्रीकल्चर का ज्ञान बेकार नहीं जाने दूंगी। नैना, तुम फिर शुरू हो गई। वो किताब नहीं, असली पहाड़ है। वहाँ पानी की एक बूंद नहीं है। पत्थर तोड़ते तोड़ते हाथ टूट जाएंगे। तो टूट जाने दो हाथ। रवि, क्या तुम देख सकते हो अम्मा जी को रोज रोते हुए? देवरानी होने के नाते कह रही हूँ। जीजी का तजुर्बा और नैना जीजी का दिमाग, हम तीनों मिल जाएं तो पत्थर से पानी निकाल सकते हैं। बस आप तीनों हमारा साथ दो। माँ, बाबा, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। आज मंडी में मुझे जो महसूस हुआ वो मैं शब्दों में बता नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरा बाप किसी के सामने हाथ फैलाए। इज्जत का डर छोड़ो, पेट की आग देखो। मुझे कावेरी पर भरोसा है। अगर ये डूबना भी है तो कम से कम हम लड़कर डूबेंगे। ठीक है, जब औलाद सयानी हो जाए तो बाप को चुप हो जाना चाहिए। जाओ, पर याद रखना, अगर वहां कुछ ऊंच नीच हो गई तो गांव वाले जीने नहीं देंगे। और मंगत, तू अपनी जुबान को लगाम दे। मेरा परिवार अभी टूटा नहीं है। भारी मन से ही सही, सास ससुर की अनुमति मिल गई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। अगली सुबह अंधेरे में ही तीनों बहुएं अपने पतियों और ननद मुन्नी की मदद से पहाड़ की चढ़ाई शुरू करती हैं। उनके कंधों पर कुदाल और पीठ पर उम्मीद का बोझ था। रास्ता पथरीला था, कटीली झाड़ियों से भरा। उफ, ये तो पागलपन है। गौरी, देखो तुम्हारे पैर, बेवाइया पट गई है, खून आ रहा है। चलो वापस चलते हैं। ये खून नहीं, इस जमीन का तिलक है रवि। तुम बस पत्थर हटाओ, दर्द मत देखो। संघर्ष के दिन हफ्तों में बदल गए। पहाड़ को काटने में बहुओं के कोमल हाथों में छाले पड़ गए, जो फूटकर घाव बन गए। पानी की समस्या सबसे बड़ी थी। सूरज तप रहा था और गले सूख रहे थे। नैना, अब बस। पानी के बिना खेती कैसे होगी? यहाँ तो पीने के लिए भी नीचे जाना पड़ता है। हम बेवकूफ थे जो यहाँ आए। आकाश, गुस्सा मत करो। देखो, प्रकृति हमेशा इशारा देती है। सुबह देखी तुमने, पत्तों पर ओस की बूंदें थीं। हम फॉग हार्वेस्टिंग करेंगे। मैंने ये जालीदार कपड़ा लगाया है। रात को ओस इस पर जमेगी और बूंद बूंद करके इन बांस के पाइपों से सीधे पौधों की जड़ों में जाएगी। इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। नैना की तकनीक और कावेरी के अनुशासन ने कमाल कर दिया, लेकिन घर पर रेवती देवी का हाल बुरा था। वो रोज छत पर खड़ी होकर पहाड़ की तरफ देखती, चिंता में घुलती जा रही थी। रेवती देवी कुछ दिनों बाद छुपते छुपाते पल्लू से चेहरा ढककर पहाड़ पर आती है। हाथ में हल्दी का लेप और छाछ की मटकी है। अरे ओ कावेरी, कोई देख न ले, इधर आ, हाथ दिखा अपना। कावेरी के छालों से भरे हाथ देखकर वो रो पड़ती है। पगली लड़कियों, इतना कष्ट क्यों सह रही हो? मेरे कलेजे के टुकड़े ऐसे पत्थरों में पिस रहे हैं। चलो घर वापस। नहीं खानी सब्जी, नमक रोटी खा लेंगे। मैं मंगत के ताने सह लूंगी, पर तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जाता। अम्मा जी, आप ही तो कहती थी, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। नमक रोटी तो खा लेंगे, पर आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे कि हमने कोशिश ही नहीं की। बस कुछ दिन और रुक जाइए। आपकी ये छाछ हमारे लिए अमृत है। सास का दिल पसीज गया। उस दिन के बाद रेवती देवी भी चोरी छिपे इस मिशन का हिस्सा बन गई। वो कभी मुन्नी के हाथ रोटियां भिजवाती तो कभी खुद आकर चुपचाप खरपतवार उखाड़ने लगती। सास बहू का रिश्ता अब आदेश और पालन का नहीं, बल्कि साथी का बन गया था। एक रात भयानक पाला पड़ा। तापमान 0 से नीचे चला गया। जीजी, पाला पड़ रहा है। हमारी गोभी की फसल जल जाएगी। सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। हमारे पास ग्रीन हाउस नहीं है, हम क्या करें? अपनी शॉल उतारो, साड़ियाँ, चादरें, जो भी है सब ले आओ। हम पौधों को ढकेंगे। हम ठंड से ठिठुर लेंगे, पर फसल को आंच नहीं आने देंगे।
उस रात उस परिवार ने अपने बदन के गर्म कपड़े उतारकर पौधों को पहना दिए और खुद आग के पास सिकुड़ कर रात बिताई। वो रात उनकी परीक्षा की आखिरी रात थी और फिर 3 महीने की तपस्या के बाद वो सुबह आई। बाबा रामदीन और मंगत काका भी ऊपर आए। अरे रामदीन, ये मुझे सपना दिख रहा है या सच? ये बंजर टेकरी हरी कैसे हो गई? यहाँ तो घास नहीं उगती थी। बाबा रामदीन कांपते हाथों से खेत में कदम रखते हैं। वहां विशालकाय गोभी, लाल गाजर और हरी भरी ब्रोकली लहलहा रही थी। वे एक बड़ी सी मूली उखाड़ते हैं। ये सपना नहीं मंगत, ये मेरी बहुओं की तपस्या है। देख, इसमें एक भी कीड़ा नहीं है। ये तो सोने जैसी चमक रही है। मिट्टी ने मेरी बहुओं के पसीने का मोल चुका दिया। क्यों भाई साहब, अब नहीं कहोगे कि औरतें सिर्फ चूल्हा फूंकने के लिए होती हैं? मेरी बहुओं ने इस पहाड़ को अपनी गोद की तरह हरा भरा कर दिया है। ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, ये सब्जी नहीं, मेरी बहुओं का जेवर है। मैंने कहा था ना माँ, मेरी भाभियाँ सुपर वुमेन हैं। नैना भाभी का साइंस और कावेरी भाभी की हिम्मत जीत गई। मंडी में उस दिन जश्न का माहौल था, जहां सबकी सब्जियां गर्मी और कीड़ों से मुरझाई थीं। सूरज और उसके भाइयों की ट्राली पर लदी सब्जियां मोतियों जैसी चमक रही थीं। मंडी का सबसे बड़ा आड़ती खुद चलकर उनके पास आया। अरे सूरज भाई, ये क्या जादू ले आए? ये गोभी है या कश्मीर का सेब? इतनी ताजा, इतनी बड़ी। साहब, ये जादू नहीं, पहाड़ी ऑर्गेनिक है, बिना जहर वाली। अरे भाई, ये सब्जी है या मेवा? इतना ताजा माल तो आज तक नहीं देखा। जो मांगोगे दाम देंगे। मेरे होटल के लिए सारा माल पैक कर दो। दाम तो बाजार का ही लेंगे साहब, पर इज्जत थोड़ी ज्यादा चाहिए। ये मेहनत मेरी माँ के आशीर्वाद और मेरी पत्नी की जिद का नतीजा है। घर लौटकर जश्न मना। रेवती देवी ने अपनी पुरानी संदूक से चांदी के कड़े निकाले, जो उन्होंने बुरे वक्त के लिए बचा रखे थे, और तीनों बहुओं को पहनाए। कावेरी, नैना, गौरी, मुझे माफ कर देना। मैं पुरानी सोच में बंधी थी। मुझे लगता था घर की 4 दीवारी ही औरत की दुनिया है, पर आज तुम तीनों ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम बहुएं नहीं, मेरे घर के 3 मजबूत खंबे हो। और सुन मुन्नी, कल से तू भी इनके साथ जाएगी खेती का नया विज्ञान सीखने। अब लोग क्या कहेंगे का डर नहीं, अब लोग मिसाल देंगे। अम्मा जी, ये करे हमारे नहीं, आपकी उस डांट के हैं जिसने हमें बिखरने नहीं दिया, और बाबा के उस भरोसे के हैं जिसने हमें उड़ने दिया। अगर जड़ें मजबूत ना हो तो पेड़ फल नहीं दे सकते। और मंगत काका, उनका क्या हुआ? वो तो अब पूरे गांव में डिंडोरा पीट रहे हैं कि अरे, वो आइडिया तो मैंने ही दिया था बहुओं को। सब हंस पड़ते हैं। उस रात सूखापुर गांव में कोई भूखा नहीं सोया। उस परिवार ने साबित कर दिया कि जब सास मां बन जाए, ननद सहेली बन जाए, पति साथी बन जाए और जेठानी देवरानी बहनें बन जाए, तो बंजर पहाड़ भी सोना उगलने लगते हैं। ठंड बहुत थी, पर दिलों में जीत की गर्मी थी। परिवार साथ हो तो हर मौसम बहार है। जय जवान, जय किसान, जय नारी शक्ति। 15 जनवरी की रात है। ये साल की सबसे सर्द रात है। बाहर बर्फीली हवा ऐसी चल रही है जैसे शरीर को चीर देगी। कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। लेकिन इस अंधेरे और ठंड से ज्यादा खौफनाक वो तबाही है जो एक गरीब परिवार का दरवाजा खटखटाने वाली है। एक कच्चा मिट्टी का मकान है, जहां छत से पानी टपक रहा है और अंदर काकी जोर जोर से खांस रही हैं। अरे बहू, थोड़ी आग और जला दे, मेरी पसलियां ठंड से अकड़ रही हैं। माँ जी, लकड़ियाँ गीली हैं, धुआं ज्यादा हो रहा है, आग नहीं पकड़ रही। आप ये रजाई ओढ़ लीजिए। रजाई? इसमें रुई बची ही कहाँ है सुमन, बस चिथड़े हैं। पूरे साल मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने माँ बाप को एक सूखी छत नहीं दे सकता। धिक्कार है मुझ पर। सूरज बेटा, ऐसा मत बोल। तू तो हमारा श्रवण कुमार है। ये मौसम की मार है, इसमें तेरा क्या दोष? जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैंने बच्चों को सुला दिया है, बस ये रात किसी तरह कट जाए। कल मैं गोबर लीप कर दरारें भर दूंगी। दरारें दीवारों में नहीं, हमारी किस्मत में है सुमन। मुझे डर लग रहा है। जमीन के नीचे से अजीब आवाजें आ रही हैं। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है
और घर के बर्तन गिरने लगते हैं। एक अजीब सी गड़गड़ाहट पूरे घर को हिला देती है। माँ, डर लग रहा है। सूरज जी, ये भूकंप नहीं है, घर धंस रहा है। जल्दी बाबूजी को उठाइए। बाबूजी, मेरा हाथ पकड़िए। माँ, जल्दी बाहर चलो। मुझे छोड़ दो बेटा, तुम लोग भागो, मैं बोझ हूं। नहीं बाबूजी, जीते जी आपको नहीं छोड़ सकता। सूरज ने अपने लकवाग्रस्त पिता को कंधों पर उठाया। काकी, मुन्नी का हाथ पकड़ो। चिंटू, मेरे पीछे आ, भागो बाहर। वे सब लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही वे दहलीज पार करके बाहर आंगन में गिरे, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। वक्त ने उन्हें संभलने का एक मौका भी नहीं दिया। पलक झपकते ही उनका बरसों पुराना आशियाना जमीन के उस काले मुंह में समा गया। हाय राम, सब खत्म हो गया। मेरे बर्तन, मेरा संदूक, सब चला गया। अब हम कहाँ जाएंगे? कहा था मैंने सरपंच से, ये जमीन पोले है, यहाँ पानी भरता है। कोई नहीं माना। देख लिया सुमन, अब हम सड़क के भिखारी हैं। शांत हो जाइए, शुक्र मनाइए कि हम सब जिंदा हैं। जान है तो जहान है। तभी पड़ोस से चंपा चाची टॉर्च लेकर आई। उनके चेहरे पर बनावटी सहानुभूति और होठों पर व्यंग था। अरे बाप रे, इतना बड़ा गड्ढा! मैंने तो पहले ही कहा था सूरज की माँ, गरीबों को महल के सपने नहीं देखने चाहिए। लो, अब तो धरती ने भी उगल दिया तुम्हें। चाची, अभी ताने मत मारिए। बच्चों को ठंड लग रही है। क्या रात भर के लिए आपके बरामदे में थोड़ी जगह मिलेगी? बरामदा? अरे वहां तो मैंने अपनी नई गाय बांधी है। और वैसे भी तुम लोगों के साथ ये मनहूसियत है। मेरा घर भी धंस गया तो? नहीं नहीं, कहीं और देखो। चंपा चाची ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मत मांगिए भीख सूरज जी, देख लिया इनका असली चेहरा। हम अपना इंतजाम खुद करेंगे। लेकिन बहू, इतनी ठंड में खुले में रहे तो सुबह तक हम में से कोई नहीं बचेगा। मुन्नी का शरीर तो अभी से नीला पड़ रहा है। बाबूजी, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। हमें बस वो दरवाजा ढूंढना है। इंसान तब नहीं हारता जब उसके पास कुछ नहीं होता। वो तब हारता है जब वो उम्मीद छोड़ देता है। बच्चे ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से सटकर बैठे थे। तभी मुन्नी का खिलौना लुढ़क कर उस धंसे हुए गड्ढे के किनारे चला गया। रुक मुन्नी, मैं लाता हूँ। भैया मत जाओ, गिर जाओगे। अरे मुन्नी, यहाँ तो जादू है। क्या हुआ भैया? नीचे आ जा, यहाँ हवा नहीं लग रही। यहाँ तो एकदम शांति है। सुमन ने जब बच्चों को वहां नहीं देखा तो वो घबरा गई। चिंटू, मुन्नी, कहाँ हो तुम दोनों? माँ, हम यहाँ नीचे हैं, गड्ढे में। पागल हो गए हो? ऊपर आओ, मिट्टी धंस जाएगी। नहीं पापा, आप भी आ जाओ। देखो ऊपर कितनी तेज हवा है, पर यहाँ नीचे हवा बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ तो गर्मी है। सुमन रुकी। उसने अपना हाथ गड्ढे के अंदर डालकर महसूस किया। सूरज जी, चिंटू सच कह रहा है। बाहर हवा बर्फीली है, पर जमीन के नीचे हवा का नामो निशान नहीं है। ये गड्ढा हमें मार नहीं रहा, हमें बुला रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो सुमन? हम इस गड्ढे में रहेंगे? लोग क्या कहेंगे? हम इंसान हैं या चूहे? लोग तो तब भी कहेंगे जब हम ठंड से अकड़कर मर जाएंगे। सूरज जी, हमारे पास छत नहीं है, लेकिन दीवारें तो कुदरत ने खुद दे दी हैं। देखिए, 3 तरफ से मिट्टी की दीवार है। बहू ठीक कह रही है सूरज। पुराने जमाने में ऋषि मुनि गुफाओं में ही रहते थे। जान बचानी है तो यही सही। सूरज जी, वो मलबे में दबी काली पन्नी और बांस की बल्लियां निकालिए, जल्दी। चिंटू, जा थोड़ी सूखी घास बटोर ला। मुन्नी, तू काकी से पुरानी साड़ियां मांग ला। ठीक है, मैं सामान लाता हूँ। लेकिन सुमन, ये गड्ढा काफी गहरा है। हम अंदर बाहर कैसे करेंगे? बाबूजी को कैसे उतारेंगे? वो देखिए सूरज जी, मलबे में हमारी पुरानी बांस की सीढ़ी भी दबी पड़ी है। उसे निकालकर ठीक कर लीजिए। हम उसी सीढ़ी के सहारे नीचे उतरेंगे और ऊपर आएंगे। सुमन, पन्नी से छत तो बन जाएगी, लेकिन ठंड तो पन्नी से भी छनकर आएगी। नहीं आएगी। हम पन्नी के ऊपर सूखी घास बिछाएंगे और उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल देंगे। घास रजाई का काम करेगी, गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी। वाहरी मेरी सयानी बहू, पर अंधेरे का क्या करेंगे? और धुआं? चिंता मत करो काकी, वो टीन का टूटा डिब्बा है ना,
उसे पाइप बनाकर कोने में लगा देंगे। वो हमारी चिमनी बनेगा और रोशनी के लिए हमारी हिम्मत ही काफी है। पूरा परिवार मिलकर रात भर काम करता रहा। उन्होंने गड्ढे को साफ किया, ऊपर छत डाली और एक मजबूत बांस की सीढ़ी लगाकर आने जाने का रास्ता बनाया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनका हौसला और मजबूत होता गया। अगली सुबह जब कोहरा छाया हुआ था, चंपा चाची बाहर निकली। हे भगवान, लगता है बेचारे ठंड में जमीन में ही गड़ गए। ए सूरज, ए सुमन, हो कि चल बसे। अचानक जमीन के एक छोटे से दरवाजे से सुमन का सिर बाहर निकला। जिंदा है चाची और मजे में है। आइए, सुबह की चाय हमारे नए घर में पीजिए। चंपा चाची हैरानी से उस बांस की सीढ़ी के सहारे नीचे उतरी। अंदर दीवारों पर रंगीन साड़ियां लगी थीं, फर्श पर घास का गद्दा था और बीच में अंगीठी जल रही थी। बाहर की कंपकपा देने वाली ठंड का यहां कोई असर नहीं था। हाय दया, ये क्या जादू टोना है। बाहर तो कुल्फी जम रही है और यहाँ तो जेठ की दोपहरी जैसी गर्मी है। जादू नहीं चाची, विज्ञान है। जमीन की गहराई में तापमान एक जैसा रहता है और सुमन ने दीवारों पर साड़ियां और घास लगाकर इसे थर्मस बना दिया है। सच कहूं चंपा, मेरे जोड़ों का दर्द इस गर्माहट से गायब हो गया। जो सुकून ईंट के मकान में नहीं मिला, वो इस मिट्टी की गुफा में मिल रहा है। लीजिए, चाय पीजिए चाची। और हाँ, अगर आपको ठंड लगे तो बेझिझक यहाँ आ जाइएगा। गरीबों के घर का दरवाजा छोटा हो सकता है, पर दिल नहीं। नहीं नहीं बहू, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। मैं तो तुम्हें ताने मार रही थी, पर असली रईस तो तुम निकले। उस दिन सुमन ने सिर्फ अपने परिवार को ठंड से नहीं बचाया, बल्कि अपनी जेठानी और पड़ोसियों के मुंह पर भी ताला लगा दिया। समय बीता और सूरज ने रिक्शा चलाकर थोड़े ज्यादा पैसे कमाए। सुमन, इस महीने रिक्शा चलाकर थोड़े ज्यादा पैसे बने हैं, ये लो, गुल्लक में डाल दो। और मैंने भी पड़ोस के कुछ और कपड़े सिले हैं। देखो सूरज जी, हम 1-1 रुपया जोड़ेंगे। मैं भी अब ठीक हूँ बेटा, घर में बैठकर पापड़ बेलूंगी। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। सर्दी बीत गई और बसंत आया। सूरज एक मिस्त्री को लेकर खड़ा था। भैया, गड्ढा भरवा देते हैं, नई नींव खोदनी पड़ेगी। रुको भैया, ये गड्ढा नहीं भरेगा। क्या मतलब भाभी जी? तो घर क्या हवा में बनेगा? नहीं, हम घर ऐसा बनाएंगे जो हर मौसम से लड़े। नीचे का यह कमरा पक्का बनेगा सर्दियों के लिए, और इसके ऊपर एक मंजिल बनेगी गर्मियों के लिए। सुमन ठीक कह रही है। जिसने हमें सबसे बुरे वक्त में पनाह दी, उसे हम कैसे मिटा दे? ये बेसमेंट हमारी नींव है। और फिर वही हुआ जो सुमन ने सोचा था। 1 साल बाद जब फिर से वही कड़ाके की ठंड पड़ी, तो बाहर चंपा चाची और अन्य पड़ोसी अलाव के पास ठिठुर रहे थे। भाई, इस बार तो ठंड ने हड्डियां गला दी, लकड़ी भी काम नहीं कर रही। हाँ भाई, मेरा हीटर भी खराब हो गया है। पता नहीं वो सूरज और सुमन कैसे रह रहे होंगे। तभी सूरज ने अपने घर का दरवाजा खोला। चाची, काका, बाहर क्यों ठिठुर रहे हो? अंदर आ जाओ, हमारे पाताल महल में आज भजन कीर्तन है। सब लोग अंदर गए और नीचे वाले कमरे की गर्माहट महसूस करके हैरान रह गए। देखा चाची, बाहर बर्फ, अंदर गर्मी। ये है मेरी माँ का आइडिया। बहू, तूने तो मिट्टी को सोना बना दिया। हम ईंटों के घमंड में रहे और तूने समझदारी का महल खड़ा कर दिया। हमें माफ कर दे। माफी कैसी चाची? हालात इंसान को मजबूर नहीं, मजबूत बनाते हैं। हमने बस हार नहीं मानी। और सबसे बड़ी बात, इस घर ने हमें सिखा दिया कि जब जड़ें गहरी हों तो कोई भी तूफान आपको उखाड़ नहीं सकता। उस रात उस छोटे से घर में जो गर्मी थी, वो सिर्फ तापमान की नहीं थी, वो रिश्तों और हौसलों की गर्मी थी। दोस्तों, सुमन और सूरज की ये कहानी हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। अक्सर जब मुसीबत आती है तो हम बिखर जाते हैं, दूसरों को कोसते हैं या किस्मत को दोषी मानते हैं। लेकिन इस परिवार ने हमें सिखाया कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो हमें दीवार तोड़कर नया रास्ता बनाना पड़ता है। उन्होंने अपनी गरीबी और गड्ढे जैसी मजबूरी को अपने जुगाड़ और हिम्मत से एक महलों जैसी सुख सुविधा में बदल दिया। सबक साफ है, परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर परिवार एक साथ है और इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप पाताल में भी अपना स्वर्ग बना सकते हैं। याद रखिए, साधन सीमित हो सकते हैं,
लेकिन मानव साहस की कोई सीमा नहीं होती। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, यानी मेहनत से ही काम पूरे होते हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से नहीं।